फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक माफ़ी चाहूँगा कि मुझे वीडियो डालने में इतना टाइम लग गया। बाय द वे वीडियो एन्जॉय करिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ताकत के जो 4 नियम बताने वाला हूँ वो आपका ज़िंदगी बचा सकते हैं। कैसे? इस चीज़ को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्किप करके मत भागिएगा। चलिए देखते हैं। लॉ नंबर 17 कीप अदर्स इन अ सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कभी भी किसी को इस चीज़ का अंदाज़ा ना लगने दें कि आप क्या करने वाले हैं। इससे उनके दिल में आपके लिए डर हमेशा बना रहेगा। हम ह्यूमन बींग्स एक ऐसे जानवर हैं जिनको हैबिट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। हम हमेशा खुद को हैबिट में डालना चाहते हैं, खुद के हैबिट से खुद का फ़ायदा निकालते हैं और उसी तरह हम दूसरों को भी जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो उनके अंदर भी एक पैटर्न ढूँढने का कोशिश करते हैं कि ये इंसान ऐसा-ऐसा बिहेव करता है तो इस सिचुएशन के बाद ये ऐसा बिहेव करेगा। इसीलिए आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल बनाकर रखिए। किसी भी सिचुएशन में अपने आप को डेलिबरेटली सोच समझ कर कुछ ऐसा करिए जिससे आपका जो एनिमी है वो हैरान हो जाए कि मैंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था इस इंसान से, और ये चीज़ उनके दिल में आपके लिए खौफ पैदा करेगा। कोई भी चीज़ जो हमें पता नहीं रहता है, जो अचानक से होता है, उससे ज़्यादा डरावना हमारे लिए कुछ नहीं होता। इसीलिए हम अर्थक्वेक या फिर टॉर्नेडो से डरते हैं, क्योंकि उसमें 1 मिनट के बाद दूसरे मिनट में क्या होगा उसका कोई अंदाज़ा नहीं रहता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा आपको भी उठाना है। जो जानवर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं, इसीलिए हम ह्यूमन्स उनका बहुत आसानी से शिकार कर पाते हैं। सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स एक ऐसे जानवर हैं जो अपने थॉट प्रोसेस के साथ खेल सकते हैं। हम डिसीजन ले सकते हैं, हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें कब एक्ट करना है और कब नहीं करना है। ये हमें अनप्रेडिक्टेबल बनाने में मदद करता है, जिसका फ़ायदा हमें हर लड़ाई में मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल फिर इंडियन है। जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुलवामा में अटैक हुआ था तो उस वक्त हमारा नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान कंप्लीटली रेडी बैठा था कि अगर ऐसा कुछ अटैक हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है कि वो रिटेलिएट करेंगे, हमारे ऊपर दोबारा हमला करेंगे। उसके लिए वो एकदम से तैयार होकर बैठा था, और हमले के बाद हमारे काफ़ी पॉलिटिशियंस ने भी ये बता दिया कि हम अटैक करेंगे, हम बदला लेंगे, लेकिन कब, कहाँ और कैसे लेंगे ये नहीं बताया गया। और बस इतना एक्शन लेने के बाद, उनको बताने के बाद, प्रेस में ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद हमारे सारे पॉलिटिशियंस अपने रूटीन वर्क में लग गए। वो फिर से अपना काम करने लगे नॉर्मली। और उसके बाद जब फिर अचानक से एक दिन रात को अटैक हो गया, बदला ले लिया गया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, तब फिर उसके बाद प्रेस को और इवन उनके कंट्री को भी तभी बताया गया कि अब तो हमने बदला ले लिया है। ये बेनिफिट है अनप्रेडिक्टेबिलिटी का। और जब हम इस तरह से अनप्रेडिक्टेबल अटैक करते हैं तब हमारा जो एनिमी है वो सही तरीके से तैयार नहीं होता है और वो फिर रिटेलिएट भी नहीं कर पाता है। अब वो सिचुएशन देखते हैं जहाँ पर हम इस लॉ का उल्टा करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम अपने एनिमी को अच्छे से विश्वास दिला दें कि हमारा एक रूटीन है, एक बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग ही हम रिएक्ट करते हैं, तो हमारा जो एनिमी है वो कुछ समय के लिए निश्चिंत हो जाएगा। एज एन एग्जाम्पल, अगर उसको ये पता है कि वो एक दिन हमारे ऊपर अटैक करेगा, फिर उसके बाद 2 दिन हम रुकेंगे और तीसरे दिन हम उसके ऊपर दोबारा अटैक करेंगे, तो वो उस चीज़ के लिए अच्छे से रेडी हो सकता है। लेकिन अगर आपने उसको अच्छे से विश्वास दिला दिया है कि आप 2 दिन के बाद ही अटैक करेंगे, तो वो रेडी 2 दिन के बाद ही होगा, उसके पहले वो अच्छे से रेडी नहीं होगा। इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको ये विश्वास दिला दें कि मेरा अटैक 2 दिन के बाद ही होने वाला है, लेकिन आप 1 दिन में ही अगर उसको अटैक करेंगे, तो जो बेनिफिट आपको होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। ये एग्ज़ाम्पल कैसा है मुझे पता नहीं, इसको मैंने अभी बनाया है, सो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं, ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो लॉ नंबर 18 है, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज़ डेंजरस। कभी भी अपने महल को या फिर घर को इतना बड़ा और सेफ ना बनाएं कि आपका कांटेक्ट पब्लिक से एकदम से ख़त्म ही हो जाए, क्योंकि पब्लिक के पास बहुत सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है जो कि आपके पास पहुंचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आपका भी उनसे कांटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज़ आपका उनका कम्युनिकेशन का गैप फिर बनने लगेगा, जिसका फ़ायदा हमेशा दूसरे उठाएंगे। अब चलिए इसको एक बहुत ही छोटे से स्टोरी से समझने का कोशिश करते हैं। चाइना में एक राजा था जो कि अपने आसपास के काफ़ी किंगडम्स पर अटैक करके उनके राजा को ख़त्म कर चुका था और उन पे अपना राज स्थापित कर चुका था। अब वहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे थे जो इस राजा से बदला लेना चाहते थे अपने राजा के मौत का, और इसके कारण इस राजा को अपनी जान का बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगा। इसीलिए ये अपने महल में ही रहने लगा और अपने महल के सिक्योरिटी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। और वो इंसान जिसको इससे मिलना होता था उसका बहुत ही हाई लेवल पर सिक्योरिटी चेक किया जाता था, उसके बाद ही वो इंसान इससे मिल सकता था। और रात के समय अगर इसके कमरे के आसपास कोई दिख भी गया तो उसको सीधे मौत के घाट उतार दिया जाता था। अब इतने बड़े सिक्योरिटी सिस्टम को मैनेज करने के लिए 4 से 5 लोग थे, और वो 4 से 5 लोग ही थे जो इससे हमेशा कांटेक्ट में रहते थे, जो हमेशा राजा के साथ रहते थे, और बाहरी दुनिया से राजा का कोई सीधा कांटेक्ट नहीं था।
वो जब भी कांटेक्ट करता था इन 4 से 5 लोगों के थ्रू ही कांटेक्ट करता था। एक बार राजा सीक्रेटली जंगल में गया किसी काम के लिए इन 4 से 5 लोगों के साथ, जिसके बारे में पूरे किंगडम में और इवन राजा के खुद के फैमिली में किसी को कुछ नहीं पता था कि ये कहीं पर गए भी हैं। और कुछ दिन बाद वहाँ से ये खबर आया कि राजा और उनके साथ 2 लोग वो मारे जा चुके हैं। वहाँ से सिर्फ 3 लोग वापस आए और इस तरीके से राजा का डेथ हो गया। अब यहाँ पर किसने किसका कत्ल किया ये कभी पता ही नहीं चला, क्योंकि वो राजा बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लाइफ जी रहा था। और ये 2 लोग जो वहाँ से बचकर आए, इन्होंने बोला कि उनका मौत कब हुआ, वो कब मरे, हमें खुद पता नहीं चला, जिसके कारण राजा के मर्डर करने वालों को कभी भी सज़ा नहीं दिया जा सका। अब चलिए वो सिचुएशन देखते हैं जहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। अगर आपको कोई बहुत ही बड़ा और क्रिएटिव काम करना है तो आपका अकेले रहना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित होता है, क्योंकि तब आप बाहर के डिस्ट्रैक्शन से अलग रहते हैं और पूरा कंसंट्रेशन आप सिर्फ उस काम पर दे पाते हैं और वो काम आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे सिचुएशन में आप अगर बाहर की दुनिया से कांटेक्ट ना रखें तो आपका काम चल सकता है और वो अच्छा चलेगा। लॉ नंबर 19, नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पाला किससे पड़ा है या फिर आपका लड़ाई किससे हुआ है। कभी भी किसी गलत इंसान से ज़रूरत से ज़्यादा ना उलझें, नहीं तो वो फिर आपके लिए ही बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। दुनिया में बहुत ही अलग अलग तरह के लोग होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही रिएक्ट करेगा। कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी आपको मिल जाते हैं जिन पर अगर आप थोड़ा उनको ऑफेंड कर दीजिए, थोड़ा उनको धोखा दे दीजिए तो अपना पूरा ज़िंदगी सिर्फ आपसे बदला लेने में ही निकाल देंगे, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान देगा। इसीलिए किसी को कोई नुकसान पहुंचाने से पहले ये अच्छे से समझ लें कि वो इंसान कैसे रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पर मैं चाणक्य के अलावा किसी और का कोई एग्जाम्पल दे ही नहीं सकता। जब चाणक्य मगध के राजा धनानंद के पास गए थे उनको ये समझाने के लिए कि हमें पूरे भारतवर्ष को एक करना है अलेक्जेंडर का सामना करने के लिए, तो वहाँ पर धनानंद ने उनका बहुत ही बुरे तरीके से मजाक उड़ाया था कि अब ये एक ब्राह्मण मुझे बताएगा कि मुझे देश कैसे चलाना है, मुझे शासन कैसे करना है। और बहुत ही अलग अलग तरीकों से वहाँ पर धनानंद ने चाणक्य का बेइज्जती किया और उसके बाद फिर धनानंद में और चाणक्य में एक तरह का बहस हो गया, जिससे धनानंद बहुत ही ज़्यादा नाराज हो गया और फिर उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया और उसके बाद फिर उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस ब्राह्मण का बाल पकड़कर घसीट कर इसको महल से बाहर फेंक कर आओ। और जब सैनिकों ने चाणक्य को महल के बाहर कर दिया तो वहीं महल के बाहर खड़े होकर चाणक्य ने प्रतिज्ञा लिया। उन दिनों ब्राह्मण अपने बाल को बांधा करते थे और उसमें एक गांठ लगाया करते थे। चाणक्य इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने अपने बाल को खोला, उस गांठ को खोला और उसके बाद फिर ये प्रतिज्ञा लिया कि जब तक इस राजा को मैं इस सिंहासन से हटा नहीं देता और किसी काबिल राजा को इस सिंहासन पर बैठा नहीं देता, तब तक मैं इस बाल को दोबारा नहीं बांधूंगा। और फिर उस प्रतिज्ञा के चलते उन्होंने पूरे मगध डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया और फिर चंद्रगुप्त को वहाँ का नया राजा बनाया। अब कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है जहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है, इसीलिए हमेशा सतर्क रहें कि कहीं आपको एक भेड़ के रूप में कोई शेर ना मिल जाए। लॉ नंबर 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। जब भी 2 ताकतवर लोग लड़ाई कर रहे हो और आप थर्ड पर्सन हो तो आप किसी भी एक ताकतवर पार्टी को कमिट ना करें कि मैं आपके साथ हूँ। आप बस दूर रहें, दोनों से अलग रहें और दोनों को लड़ाई करने दें। लास्ट में फ़ायदा आपका ही होने वाला है। वो लोग बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी करते हैं जो इस हड़बड़ी में रहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी किसी एक पार्टी का साइड ले लें, लेकिन आपको किसी का भी साइड लेने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है कि दोनों की लड़ाई में आपको क्या फ़ायदा होने वाला है या फिर आप दोनों के लड़ाई में होने वाले नुकसान से खुद को कैसे बचा सकते हैं। और अगर आप किसी एक पार्टी के साइड हो जाते हैं तो आपको लड़ाई करना ही है और उस लड़ाई में आपका नुकसान भी फिक्स है, भले ही आप जीत कर ही क्यों ना आ रहे हो वापस। अब इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए भी मैं इंडियन एग्जाम्पल ही दूंगा, कहीं रॉबर्ट ग्रीन जी को बुरा ना लग जाए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। 1947 से लेकर 1991 के बीच यूएस और सोवियत संघ में कोल्ड वार चल रहा था। उस वक्त बहुत से कंट्रीज थे जो इस होड़ में लगे हुए थे कि वो एक पावरफुल कंट्री का साइड ले लें। उस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया नाम का, जिसका फुल फॉर्म था नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसमें वो कंट्रीज जुड़ सकते थे जो कि किसी भी एक पार्टी के साइड नहीं जाना चाहते हैं, जिसका लीडरशिप इंडिया कर रहा था। और जितने भी कंट्रीज इस नाम मूवमेंट में थे वो किसी भी पार्टी के साथ नहीं गए, जिसका बेनिफिट इंडिया को आज भी मिलता है। आज भी इंडिया का यूएस और रशिया दोनों से अच्छे रिलेशंस हैं। अब वो सिचुएशन देखते हैं जहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि जब 2 पावरफुल लोग लड़ रहे होते हैं और दोनों आपसे मदद मांग रहे हैं, तो अगर आप किसी एक का मदद नहीं करते हैं या फिर किसी एक का साइड नहीं लेते हैं तो वो दोनों ही आपके ऊपर नाराज़ हो जाएंगे और पता चलेगा कि वो दोनों आपस में लड़ने के बजाय पहले आपको ही ख़त्म करने पर लग जाएंगे। सो
इसीलिए डिसीजन हमेशा सिचुएशन के हिसाब से सोच समझ कर और समझदारी के साथ लें। अब ये सारे लॉज और ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि इस पर रियली मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और बेस्ट ऑफ द पॉसिबल क्वालिटी कंटेंट आपको देने का कोशिश कर रहा हूँ। सो अब आप वही काम करिए जो आप हमेशा करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर करिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। बाय।